काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने लेखक की जुबानी जाना कि 80 घाट का ड्रेस कोड क्या है, किस तरह की भाषा वहां बोली जाती है और गाली गलौज किस तरह वहां की भाषा की न केवल विशिष्टता है बल्कि परंपरा है। किस तरह के लोगों का जमावड़ा 80 घाट पर लगता है, खुद किन परिस्थितियों में लेखक को बनारस आना पड़ा और एक बार परिवार को बताए बगैर जब वे 5 दिन घर से गायब रहे तो कितना बवेला खड़ा हुआ। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। यदि आपका ये एपिसोड मिस हो गया हो जो बहुत इंटरेस्टिंग था तो स्क्रॉल डाउन करके उसे सुनना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 80 पर प्रवासियों की एक ही नस्ल थी शुरू में, लेखकों कवियों की। आजादी के बाद देश में जगह जगह केंद्र खुलने शुरू हो गए। मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, सुअर पालन केंद्र, मगर घड़ियाल पालन केंद्र। इन कवियों लेखकों ने भी अपना एक केंद्र खोल लिया, केदार चाय वाले की दुकान में। कवि पालन केंद्र। कोई साइन बोर्ड नहीं था लेकिन जनता उसे इसी रूप में जानती थी। सुबह हो या दोपहर या शाम, केदार, विजय मोहन, अक्षो, भयेश्वरी प्रताप, शालिग्राम, अधीर, आनंद, भैरव शाही, विद्यासागर नौटियाल, विश्वनाथ त्रिपाठी विद इन ब्रैकेट दहलवी, श्याम तिवारी, विष्णुगुप्त शर्मा, बाबा कारंत, इनमें से किसी का भी समूह में या अलग अलग यहीं पाया जाता था। मतलब या तो एक ग्रुप के फॉर्म में ये लोग हमेशा बैठे रहते थे, अलग अलग भी यदि आप किसी को ढूंढे तो पता होता था केदार चाय वाले की दुकान पर ये लोग मिल जाएंगे। इनके मानद इंचार्ज थे समीक्षक नामवर सिंह और पर्यवेक्षक श्री त्रिलोचन। वे कवि प्राय यहीं से काव्य भोज के लिए तुलसी पुस्तकालय या साधु बेला आश्रम की ओर रवाना होते। मगर हाय, 60 शुरू होते होते कवि भी फुर्र हो गए और केंद्र भी टूट गया। सन 65 के आसपास जब धूमिल का आविर्भाव हुआ तो उसने गुरु के चरण चिन्हों पर चलते हुए केदार चाय वाले के सामने हजारी की दुकान को केंद्र बनाने की कोशिश की। हजारी के बगल में कन्हैया हलवाई की दुकान। वे कन्हैया के यहाँ से 4 आने की जलेबी लाता और 4 आने का सेव दाल मोठ और हजारी की दुकान पर आ बैठता। इधर उधर से कवियाए लोग भी आते और नागानंद भी। कवियों की नजर अखबार या बहस पर होती और नागानंद की जलेबी नमकीन के दोनों पर। ऐसे में केंद्र क्या चलता। मगर बाद के कई वर्षों तक जिस प्रकार गोला दीनानाथ के इलाके में घुसते ही मसालों की गंध से नाक पर पराने लगती है, उसी प्रकार 80 पर खड़े होने वाले किसी भी आदमी के कान के पर्दे काव्य चर्चा से फटने लगते थे। धूमिल काव्य द्रोहियों के लिए परशुराम था और उसकी जीभ फरसा। 80 से धूमिल क्या गया, जैसे आंगन से बेटी विदा हो गई, सूना और उदास। इधर सुनते हैं कि कोई बुढ़ो बुढ़ो से हैं काशीनाथ यूनिवर्सिटी के मास्टर जो कहानियां फहानियां लिखते हैं और अपने 2-4 बकलोल दोस्तों के साथ मारवाड़ी सेवा संघ के चौतरे पर राजेश ब्रदर्स पर बैठते हैं। तो काशीनाथ जी अपने बारे में ये बात लिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी। अक्सर शाम को, ए भाई ऊ तुमको किधर से लेखक कभी बुझाता है जी? बकरा जैसा दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाने से कोई लेखक कभी थोड़े नु बनता है। देखा नहीं कि दिनकरवा को, अरे ओहे रामधारी सिंहवा, जब चदरा ओढ़ कन्हिया पर तान के खड़ा हो जाता था, 6 फुटा जवान, तब भ भ करता भरता था। और ई भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूँ, अखबार पर लाई दाना फलाई के एक पुड़िया नून के साथ 1 पाव मिर्चा बटोर कर भकोसता रहता है। कवि लेखक ऐसे होता है का? तो यहाँ पर कवि दिनकर की भी चर्चा की गई है। उनके बारे में मशहूर था कि वे एक मजबूत जिस्म के मालिक थे और 6 फुटा होने की वजह से जब काव्य गोष्ठियां होती थी और वे कविता में किसी को ललकारते थे तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती देखकर। सच्ची कहे तो नमवर धूमिल के बाद 80 का साहित्य फाहित्य गया LKD, लौड़ा के दखन। क्षमा प्रार्थी हूं। आगे सुनिए मित्रों, इमरजेंसी के बाद और 80 के आसपास गजब हो गया।
भारत में तो बेशक हमले हुए यवनों के, शकों के, हूणों के, कुषाणों के, लेकिन अलग अलग और बारी बारी। सेम यही विवरण जो है ना, मुझे याद दिलाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन भाग 1 का अंतिम पैराग्राफ, उसमें भी यही सारा विवरण है। मगर 80 पर एक ही साथ कई राज्यों और जिलों से हमले हुए। आरा, ससाराम, भोजपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, जाने कहां कहां से युवा लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए और चौराहे पर डेरा डंडा गाड़ चले। इनमें कई नस्लें थीं। एक नस्ल पैदा हुई फाइन आर्ट्स के शौक से। ये लड़के मारवाड़ी सेवा संघ के चौतरे पर पेंसिल और स्केचबुक लिए बैठे रहते और संघ की ओर से बचने वाली खिचड़ी या रोटियों के इंतजार में बैठी या लेटी गायों, कुत्तों और भिखमंगों के चित्र बनाया करते हैं। दूसरी नस्ल तुलसी घाट पर आयोजित होने वाले ध्रुपद मेला से निकली। ये गायकों, वादकों और उनकी कला पर फिदा होकर सिर हिलाने वालों की नस्ल है। ये कढ़ाई किए हुए रंग बिरंगे कुर्ते और चूड़ीदार पैजामा पहने, कंधे पर झूलते लंबे बाल, पढ़ाई किसी गुरु या चेली के साथ बगल में तानपुरा दबाए इधर उधर आते जाते नजर आते हैं। तीसरी नस्ल और भी जालिम, पत्रकारों की। तलवार मुकाबल हो तो अखबार निकालो वालों की। ये मालिकों को गरियाते हैं लेकिन छापते वही हैं जो वह चाहता है। ये धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन खबरें धर्मोन्माद की छापते हैं। दंगा, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार के शानदार अवसरों पर इनके चेहरे की चमक देखते बनती है, तो पत्रकारों के ऊपर करारा व्यंग्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह की खबरें हैं जो बिकती हैं। एक चौथी नस्ल भी है गोवर्धनधारियों की, जो कानी उंगली पर राष्ट्र उठाए किसी चेले के हीरो होंडा पर 10-12 साल से मुस्की मार रहे हैं। लेकिन इनके बारे में बाद में, जब इन सब की फौज ने एक साथ 80 पर धावा मारा, तो कहते हैं चौराहे की उत्तरी सीमा पर तैनात पप्पू वल्द बलदेव ने आत्मरक्षा में इन पर भांग की गोलियां दागनी शुरू की। करारा व्यंग्य है। पैराग्राफ में जब मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको ये व्यंग्य समझ में आएगा। तब से हाल यह है कि 2 लंबी मेजों पर 4 लंबे बेंचों वाले एक दड़बे में 10-12 ग्राहकों के बजाय 20-25 संस्कृति कर्मी सुबह से शाम तक फंसे रहते हैं। इधर गोलियों के डब्बे के साथ बलदेव, उधर चूल्हे पर केतली के पास पप्पू। नाम पप्पू, उम्र 40 साल। ये भी कहते हैं कि इसी के मॉडल पर दिल्ली में श्रीराम सेंटर की कल्पना की गई थी। बाकी तो शहर शहर का फर्क है। तो साहिब जानिए कि भांग 80 की संस्कृति है, और जब संस्कृति है तो कोई ना कोई परंपरा भी जरूर रही होगी, और वह परंपरा है होली का विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन। मेरे साथ ही आप सब लोग वंदना करें इस संस्कृति और परंपरा के रक्षक और मोहल्ले के डीह डॉक्टर गया सिंह की। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर गया सिंह ने विद्वान कहलाने के लिए अथक संघर्ष किया है। एक और विद्वानों की संगत, दूसरी और ऐसे लोगों से मारपीट जो उन्हें गुंडा, लंठ, झगड़ालू, मुकदमेबाज और जाने क्या क्या कहते थे। अपने को विद्वान साबित करने के लिए उन्होंने कई लोगों से मुकदमे भी लड़े। अनाड़ी लोग उन्हें कानपुर के धरती पकड़ घोड़ा वाला की टक्कर का व्यक्तित्व मानते हैं। ये चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय के एक विभाग में निकलने वाला ऐसा कोई पद नहीं जिसके लिए इन्होंने इंटरव्यू न दिया हो। अगर ये छटे तो अपनी विद्वता के आतंक और दबदबे के कारण, मूर्खता के कारण दूसरे छटे होंगे। उनके कई अमर वाक्य हैं जिन्हें लोग अक्सर कोट करते रहते हैं, जैसे मैंने शिव प्रसाद सिंह रूपी पौधे को उगाया और सींचकर बड़ा किया तो त्रिभुवन सिंह ने उखाड़कर उसे अपने गमले में लगा लिया। एक और वाक्य सुनिए, मैंने शिव प्रसाद को कंडालन चाय, खड़िन चाय, रसगुल्ला, झौवन पान और टनन समोसा खिलाया है। जब 100 रचनाकार मरते हैं तब एक आलोचक पैदा होता है, आदि आदि। भांग बाबू साहब की प्रतिभा के लिए नित्य और खाद पानी है, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब भंगेड़ी है और भांग खा के
स्वस्तुति में मस्त रहता है, अपने मुंह में मिट्ठू जिसे कहते हैं ना। जब 80 पर चाय के साथ बिना लाइसेंस के भांग बेचने वालों को दरोगा ने गिरफ्तार करके चालान किया तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि इस जुल्म के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर सके। खाते सब थे मगर पस्त। 80 की सारी दुकानें बंद, ऐसे गाड़े वक्त पर जबकि बड़े बड़े नेता रण छोड़ चुके थे। गया सिंह ने माइक संभाला। दहाड़ने से पहले उन्होंने मंच को 3 तरफ से घेरे 50 सिपाहियों समेत दरोगा शर्मा को देखा। शर्मा जी, देख रहे हो मेरा सर? खलवाट, खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है। तुम्हारे डंडे का वार इस पर भरपूर पड़ेगा। मारो, मार सको तो। लेकिन शर्मा भूसड़ी के, क्षमा प्रार्थी हूं, तुम काशी की संस्कृति और परंपरा मिटाना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत कि तुम हजारों साल से चली आ रही काशी की संस्कृति और परंपरा मिटा दो। तुम्हारे जैसे जाने कितने दरोगा दरोगी आए और गए। 80 कायम है और कायम रहेगा। इसके बाद उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेष, श्लेष, यमक अलंकार की सहायता से जब ये बताना शुरू किया कि किस तरह भांग बनारस की आबो हवा के लिए अनिवार्य है। भांग का संबंध दिव्य निपटान से है, दिव्य निपटान का संबंध शरीर और स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य का संबंध मानव अस्तित्व से है और मानव अस्तित्व का संबंध 80 से है। तो शर्मा लाठी बंदूकधारी अपने लश्कर के साथ वहां से खिसकने लगे। तो ये इस देश की ही परंपरा है एक्चुअली, कि जब भी बात धर्म, संस्कृति और परंपरा पर आती है तो सिस्टम भी फेल होने लगता है। ऐसा ही विकट संकट एक बार आया परंपरा के आगे, और यह संकट प्रशासन की ओर से नहीं, अपने ही लोगों की ओर से आया। भारतीय संस्कृति के भाजपाई चरवाहों ने 80 परंपरा के रखवालों से कहा कि होली का यह कवि सम्मेलन नहीं होगा, अश्लील है, गंदा है, फूहड़ है। इसे कराना हो तो शहर से बाहर जाओ, गंगा के उस पार रेती पर, जहां कोई ना सुने। अगर हुआ तो गोली चल जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी, आदि आदि। तो ये भाजपाइयों का कैरेक्टर है। संस्कृति बचाने ये लोग निकलते हैं, लेकिन जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं इस देश में, चाहे वह रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, या छठ जैसा धार्मिक त्योहार हो, तो वहां पर किस तरह के आयोजन होते हैं, कैसे ये लोग स्त्रियों को कम कपड़ों में नचवाते हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती हैं, और सब में पीछे बड़ा बड़ा भाजपा लिखा होता है। भाजपा द्वारा कराए गए सम्मेलन होते हैं ये, और ये लोग संस्कृति बजाने निकलते हैं। कौन सी संस्कृति, वैसे इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए। आगे सुनिए। इधर ही हिंदुओं के महान पर्व पर आयोजित होने वाला अकेला विश्व स्तर का सम्मेलन, जिसे देखने सुनने के लिए आने वाले देश विदेश के लाखों लोग वीडियो कैमरे और टेप रिकॉर्डर के साथ, सड़कें और गलियां जाम, यातायात ठप, लंका से लेकर शिवाला तक कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं। वैसे इस देश की परंपरा बहुत महान रही है और मुझे इस पर गर्व भी है। यहाँ राम की स्तुति होती है तो यहाँ लंका घाट भी मौजूद है। महीनों से 80 के इसी दिन का बनारस की जनता इंतजार करती है, और इंतजार करते हैं महीनों तक मशक्कत और रियाज के बाद किताएं बनाने वाले कवि। मतलब होली के कवि सम्मेलन में कविताएं कहने के लिए कवि जो है वो बहुत मेहनत करते हैं नायाब किस्म की कविताएं लिखने में। महीनों से 80 के इसी दिन का बनारस की जनता इंतजार करती है, और इंतजार करते हैं महीनों तक मशक्कत और रियाज के बाद कविताएं बनाने वाले कवि, महाकवि चकाचक बनारसी से लेकर बद्री विशाल और भुटेले गुरु तक। लोगो, चीजों के ऊपर लोगो लगाता है, उसी की बात है। लोगो, बाबा की धरती का यह चमत्कार अवसी देखिए देखन जोगू, मानव शरीर का कोई अंग नहीं जो सक्रिय न हो। तो काफी व्यंग्य कर रहे हैं और दोहरा संवाद भी है। लिट्टे, खालिस्तानी, उग्रवाद, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई समस्या नहीं, कोई राष्ट्रीय अराष्ट्रीय पार्टी नहीं हूं जो होली की गालियों के प्रक्षेपास्त्रों की जद से बाहर हो। गालियों में दिलचस्पी हो तब भी आइए, और राजनीतिक व्यंग में हो तब भी आइए।
अगर शब्दों के अर्थ पर न जाएं तो जीवन की अकुंठ उच्छल उल्लसित ध्वनियों का समारोह। आज भी पता नहीं ये परंपरा कायम है कि नहीं, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तंज कसा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो श्याम रंगीला जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, उनका जो शो था वो सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मिमिक्री कर रहे थे, जो उन्हें पसंद नहीं आया साहब को। और श्याम रंगीला को बनारस से चुनाव लड़ने के लिए उनके टिकट को भी खारिज कर दिया गया, मतलब जो भी उन्होंने पर्चा भरा था उसको खारिज कर दिया गया था और उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए पूछ रही हूँ, जो बनारस के रहने वाले हैं वे जरूर इस मेरे जिज्ञासा को शांत करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आज भी ये परंपरा कायम है कि किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कटाक्ष किया जा सकता है वहां पर 80 घाट के कवि सम्मेलन में। तो साहब, धमकी से भुटेले गुरु बद्री विशाल, सुशील त्रिपाठी, सुरेश्वर और दूसरे आयोजक परेशान। परंपरा खतरे में, जो भी शख्स मंच पर खड़ा होगा गोली मार दी जाएगी। और ये लोग खुल्लम खुल्ला धमकियां देते रहे हैं शुरू से ही। एक बार फिर ऐसे वक्त में अपने त्याग, बलिदान और दिलेरी से डॉक्टर गया सिंह ने प्रसाद की गुंडा कहानी के बाबू नन्हकू सिंह की याद ताजा कर दी, जिसने अपनी मां का दूध पिया है, सामने आए और मार दे गोली। पप्पू की दुकान इन्हीं कलाकारों, चित्रकारों, पत्रकारों, नेताओं और नागरिकों की दैनिक अर्थात दिन की छावनी है। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि पप्पू की दुकान जो है उसमें क्या क्या तरह की बातें होती हैं। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।